नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए, प्रश्न संख्या 36, स्वाद के आधार पर अम्ल तथा सार में अंतर लिखिए। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि सार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, दंत क्षय का कारण लिखिए। तो मुंह की पीएच का मान परिवर्तित हो जाता है तो दंत क्षय होता है। कितना परिवर्तन? अगर मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय आरंभ हो जाता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से परबल अम्ल और परबल सार कौन कौन सा है? एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल कौन सा है? तो इसमें आपके परबल अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्या है? परबल अम्ल है। देखिए उत्तर में देख लीजिए, परबल अम्ल कौन सा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परबल सार बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? परबल सार है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल सार है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परबल अम्ल है और एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं? स्पष्ट करो कि मुंह का पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। देखिए, पीएच स्केल किसको कहेंगे? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया या स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और इस पीएच स्केल से शून्य यानी अधिक अम्लता शून्य की तरफ होता है या शून्य होता है तो वो अधिक अम्लता को प्रदर्शित करता है, और 14 है वो अधिक क्षारीय को प्रदर्शित करता है। यानी 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय विलयन होगा। और यदि पीएच का मान 7 से ज़्यादा हो जाता है तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय प्रकृति हो जाती है। यदि मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और भोज्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे मुंह का पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है और दंत क्षय का कारण बनता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर गैस एक्स बनती है। पहला प्रश्न पूछा गया गैस एक्स का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तीसरा लिखना है गैस एक्स की पहचान किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जिंक की सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक समीकरण। देखिए, जिंक धातु या कह सकते हैं कोई भी धातु या सक्रिय धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो गैस एक्स का नाम क्या आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है। पहले प्रश्न का जवाब हो गया कि जिंक धातु H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और अभिक्रिया का समीकरण देखें तो Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। गैस एक्स की पहचान किस प्रकार से करेंगे? तो गैस एक्स हाइड्रोजन है या नहीं, जलती हुई मोमबत्ती को गैस की परखनली के पास ले जाने पर यह फट फट की आवाज के साथ जलती है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए और अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया, हम पहले प्रश्न की बात कर लेते। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ रिएक्शन करता है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। दूसरा प्रश्न कहता है, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए? पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 को किसके काम में लेते हैं? रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में काम में लिया जाता है। तीसरा देखिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं? धोने के सोडे का प्रयोग करते हैं,
जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है।